स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, जब इस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मैं उसमें पोस्ट कर दूंगा। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी उसमें दिया गया है। आज जो लाइव क्लास है उसमें हम जेल प्रहरी का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे मैथ के लिए, ठीक है। अब मैं पेपर देखा तो मुझे लगा कि मुश्किल से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं जो लगभग हर किसी से बन जाएंगे। 14 से 15 प्रश्न हर कोई कर सकता है। बाकी के जो 5 प्रश्न हैं उसके लिए तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। एक तो हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्लस मैं एक वीडियो बना के इसका सिलेबस एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उस सिलेबस में टॉपिक वाइज रखूँगा। उन टॉपिकों में आप बता दो कि कौन से टॉपिक आपको पहले कवर करने हैं, तो उनको पहले कवर करके तैयारी फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि एक रैखिक समीकरण जिसमें इसकी कोटि अक्ष भुजांक का आधा है और चिन्ह में विपरीत है। ये आपका एक्स अक्ष है जिसे कोटि अक्ष बोलते हैं, इसे बाई को भुजांक बोलते हैं। तो जो एक्स है वो बाई का आधा है और चिन्ह में विपरीत है। अगर एक्स को मैं पॉजिटिव लेकर चलूँ तो बाई माइनस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर ऑप्शन में ये रहा। फिर से देखो, एक रेखीय समीकरण जिसमें कोटि अक्ष भुजांक का आधा चिन्ह में विपरीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 1186 गुणा 298 इक्वल टू 298 गुणा कितना? तो 1186, ये रहा आंसर। ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं कि जिनको आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है एवं उनके वर्गों का अंतर 256,000 है, तो वो संख्या याद करनी है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 256 और उनके बीच का वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 2 3, इसको x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, है ना। x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है आपको कि 256 है, ये इधर चला गया। तो x प्लस वाई आपका हुआ 256, ये आपका 1000 बचा, है ना। x माइनस वाई आपको दिया है कि 256 है, x प्लस वाई आपने निकाला कि 1000 है। इन दोनों को जोड़ दो, 2x आ गया आपका 1256, इसमें 2 का भाग दो, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 628। तो एक वैल्यू आपकी 628 है, एक ही ऑप्शन में है तो दूसरा आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। निकालना हो तो 628 x माइनस वाई बराबर 628, नहीं x बाई 256, x की वैल्यू है 628, इसमें से 256 घटा दो
372। ठीक है, लेकिन जरूरत क्या है सॉल्व करने, जब एक ही ऑप्शन से मिल रहा है तो आगे टाइम बचा। ठीक है, प्रशांत शर्मा, इंग्लिश। हाँ भाई आराम से पढ़ाओ, मैं नंबर देता हूँ आपको। ये मेरा नंबर है, क्लास के बाद आप कॉल कर लो। ठीक है प्रशांत। अगला जो है कि इफ़ 10% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई, तो एक्स रेशियो वाई आपको निकालना है। दीपक शर्मा इज सेइंग भैया अंग्रेजी में पढ़ा दो। ओके, मैं ट्राई करता हूँ बाइलिंगुअल, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं। सो इफ़ 10% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ वाई, देन एक्स रेशियो वाई कितना होगा। ओके, मैं ट्राई करता हूँ दीपक इंग्लिश में। ओके, सो गिवन है कि 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे, एक मिनट प्रशांत, गिव मी योर नंबर, मैं आपको कॉल कर लेता हूँ प्रशांत, आप नंबर कम चैट में छोड़ दो। तो 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20% ऑफ वाई, तो वाई इधर आया, कितना बचा 2/1, 2:1। ओके, नहीं दीपक उल्टा निकाल रहे हो, x⁻² निकालना है। ठीक है, x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है, ना कि y अपॉन एक्स की। ठीक है, A sack of mathematics textbook weighs 2 kg 400 grams. If the weight of one book is 300 grams, then how many textbooks are there in a sack? एक बोरी है जिसमें 2 किलो 400 ग्राम का टोटल वेट है। यदि एक बुक का जो वजन है वो 300 ग्राम है, तो बोरी में टोटल कितनी बुक्स हैं। ठीक है, सो 2 kg 400 ग्राम्स, 2 kg मतलब 2000 ग्राम। ओके, सो टोटल वेट ऑफ दैट सैक और बोरी 2400 ग्राम्स, एंड एक बुक का जो वजन है वो 300 ग्राम है। तो इसमें आप सीधा 300 का भाग दे दो, डिवाइड कर दो 8। दिस इज योर आंसर। ओके, प्रशांत आई विल कॉल यू, बट गिव मी योर नंबर फर्स्ट। दीपक इज दैट फाइन नाउ? दीपक, am I audible दीपक? Okay, so the next question, Theresa took a loan of 18,000 to buy a vehicle. Okay, she had paid back 46 every month for 1.5 years. How much did she pay back to the bank? ओके, तेरेसा ने एक वाहन खरीदा, 80,000 रुपये का लोन लिया, उसने 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये का भुगतान किया, तो उसने बैंक को टोटल कितना रुपए दिया। तो 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 18, एक साल में 12, आधे साल में 6, टोटल 18 महीने। उसने 4600 रुपये 18 महीने तक बैंक को दिए, तो टोटल कितना पैसा उसने दिया, 0 0, 18 × 108, 10 आया, 18 चौके 72, 72 और 10 82, 82,800, ये आपका आंसर। सो अगर क्वेश्चन को आप ढंग से देखो तो 30-35 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।
और हर सिचुएशन में आपके 15 क्वेश्चन तो सही होने ही हैं। 15 से 18, मैं तो कहूँगा 18 क्वेश्चन। केवल 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन आया कि सब्ट्रैक्ट -274 फ्रॉम 172। अगर मैं 172 में से -274 घटा दूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमको घटाना नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें जोड़ना है। ठीक है, कितना आया? 440, ये आंसर। तो हार्डली 10 सेकंड भी नहीं लगते ऐसे प्रश्नों में। 17 books and 106 pens together cost Rs 1910 while 16 books ओके। 74 किताब और 106 पेन आते हैं 1910 रुपये में। तो पढ़ने के साथ साथ हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 17 बुक्स एंड 106 पेन कितने के हैं? 1910 के। और 106 बुक्स, 74 पेन्स, ये कितने के हैं? 2230 रुपये के। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है? एक बुक और एक पेन की कीमत। ठीक है, या ये ध्यान दो कि आपसे अलग अलग नहीं पूछा है, एक बुक और एक पेन की कीमत एक साथ निकालनी है। द कॉस्ट ऑफ अ बुक एंड अ पेन इज, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको 2 प्राइस दिए होते, 10 और 15 ऐसे ऑप्शन होते, तो मतलब बुक की वैल्यू अलग निकालनी है और पेन की प्राइस अलग निकालनी है। यहाँ पे आपको 30, 37, 25 और 23 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको केवल बुक प्लस पेन की प्राइस निकालनी है, ये आपको निकालना है। ये आपने इक्वेशन बना ली। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 74 से डिवाइड कर दूं और इसमें भी 74 से ही डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? मेरे पास आ जाएगा b प्लस 106/74 पेन 1910/74। यहाँ पे आएगा हमारा पेन इक्वल टू 2230/74। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? 1 प्लस 106/74b 106/74 पी यहाँ पे, एक पी यहाँ पे, तो 1 प्लस 106/74 पी 1910 प्लस 2230/74। क्योंकि नीचे का हमारा आधार सेम है तो ऊपर डायरेक्ट हम उसे जोड़ सकते हैं। ये कितना हुआ? 74 और 106, 180b/74, 180p/74, मतलब 180/74 b प्लस पी इक्वल टू, इसको जोड़ दो, 0, 3 और 1 4, 9 2 11, 0, 3 और 1 4, 9 2 11, हासिल है 1, 2 और 1 3 और 4, 4104/74। 74 से 74 कट गया, तो यहाँ से b प्लस p इक्वल टू हमारा आया 4140/180। 18 का भाग दो, 18 दूनी 36, कितने बचे? 5, 18 3 54, 23। तो एक बुक और एक पेन की कीमत कितनी है? 23। ठीक है, अब ये आंसर तो आ गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें शायद थोड़ा सा दिमाग लगाना था। हो सकता है मार्केट में इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी चल रही हो, पर मैं शॉर्ट ट्रिक प्रेफर नहीं करता। उसका कारण ये है कि जब आप शॉर्ट ट्रिक्स से एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो, अब मैथ में कम से कम 20 से 25 चैप्टर, एक एक चैप्टर में 20 तरह के प्रश्न,
20 तरह के प्रश्नों के लिए आपने 10 तरह के शॉर्ट ट्रिक भी याद कर ली, तो आपको 500-600 फॉर्मूले याद रखने हैं प्लस शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। इसके अलावा आपको सामान्य ज्ञान भी याद रखना है, हिंदी भी याद करनी है, अंग्रेजी भी याद करनी है, साइंस भी याद करना है, करंट अफेयर्स याद करना है। तो सबसे अच्छा ये है जहाँ पे याद ना करना पड़े वहाँ याद ना करो, ना तो आपका समय लगना। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर 20 क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं, हार्डली आपको 25 से 30 मिनट लगने हैं पूरा पेपर सॉल्व करने में, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हो। और इसमें फ़ायदा ये है कि आपका क्वेश्चन का आंसर हमेशा सही आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आया कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, तो दो रैशनल नंबर जो होते हैं उनके बीच का अगर हमको इरेशनल नंबर निकालना है, अगर a और b दो रैशनल नंबर हैं और इनके बीच का अगर हमें एक c निकालना है जो कि इरेशनल हो, तो c निकाल सकते हैं हम a इंटू बी का रूट। तो यहाँ पे हमें 2 और 2.5 के बीच का नंबर निकालना है, इनका गुणा करो, उसका रूट ले लो। तो 2 का 2.5 में गुणा करेंगे तो बनेगा 5 रूट 5, जिसकी कोई वैल्यू निकलनी नहीं आगे, तो रूट 5 इज आंसर। क्वेश्चन आ जाए कि रूट 5 और 2 के बीच का निकालो, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। एस शर्मा सर आएगा, क्या आएगा? एस शर्मा क्या बोल रहे हो आप? सर आएगा मतलब? चलो तब तक कमेंट करो, मैं देखता हूँ आगे। एक हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं, ठीक है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 मीटर है। एक 100 मीटर लंबी एल्युमिनियम की पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्ड को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम निकालना है हमको, ठीक है। कोई इंग्लिश ही बोल रहा था। तो इन एन एग्जीबिशन हॉल देयर आर 24 डिस्प्ले बोर्ड्स, ईच लेंथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर। देयर इज 100 मीटर ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप विच इज यूज टू फ्रेम दीज बोर्ड्स। अगर बोर्ड हमारा ऐसा है, इस बोर्ड को अगर फ्रेम करना है तो यहाँ भी एल्युमिनियम लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। मतलब जो सर्कमटेंस होती है या परिमाप होता है वो निकालना है एक बोर्ड का हमें। तो एक बोर्ड 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर का है और चौड़ाई उसकी 1 मीटर है, तो इसकी परिधि कितनी हुई? 1.5 प्लस 1 2.5 इंटू 2 5। एक बोर्ड की जो परिधि है वो 5 है और 100 मीटर लंबी हमारे पास एल्युमिनियम है, ठीक है। एक बोर्ड में लग जाएगी 5, टोटल कितने बोर्ड हैं? 24। तो 24 बोर्ड में कितनी लगेगी? 5 को 20, 5 10 तो 12, 120 मीटर एल्युमिनियम लगनी है। 100 मीटर एल्युमिनियम हमारे पास है, उसने पूछा कि एक्स्ट्रा एल्युमिनियम कितनी लगेगी, तो 100 है, 120 लगनी है टोटल, तो 20 इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कीर्ति ने 7 साल के लिए लोन लिया, इंटरेस्ट रेट क्या था? 12%, ठीक है। 10,000 रुपये उसने उधार लिए थे, तो 7 वर्ष के पूरे होने पर उसे टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। सो कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% की इंटरेस्ट रेट पर 10,000 रुपये उधार लिए थे, तो 7 साल में कितना उस पर इंटरेस्ट लग गया? 10,000 12 7/100। क्या होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला? आपका मूलधन निकाल लो, ठीक है, P, उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद आपका टाइम ईयर में बटे 100, ये आपका टोटल इंटरेस्ट निकलेगा जो आपको पे करना है। तो 10,000 उसका मूलधन था, 12 का इंटरेस्ट रेट है, 7 साल का समय है, कितना आया? 12 7 84 और 2 0,
8,400 का उसे इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है। और जब उसे लौटाना होगा तो 10,000 तो लौटाना ही होगा, तो इसमें 10,000 जोड़ दो, 18,400। ये आंसर। 13.824 का घनमूल। अगर 13.824 का घनमूल निकालने को आ जाए तो पहले तो इसे 1,000 से भाग दे दो, ऐसे लिख दो 13,824 बटे 10,000, 1,000। ठीक है। अब इसका घनमूल निकालो, 1/3। तो ये तो यहाँ से बटे में 10 आ ही जाएगा, ऊपर रह जाएगा आपका 13,824 बटे 10। मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करता हूँ वैसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। 10 का भाग लगेगा, मतलब दशमलव में 1 अंक तक तो ये वैल्यू जानी है। अब एक तरीका यहाँ पे ये है कि आप 13,824 का गुणनखंड कर लो। ठीक है, गुणनखंड करके इसके गुणनखंड निकालो, 2 2 2 4 12 ऐसे करके, फिर उनके 3 3 के जोड़े बनाओ और इसका घनमूल निकालो 13,824 का। ठीक है। दूसरा, एग्जाम में मैं कैसे सॉल्व करता हूँ कि 13 दिया है इधर, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। मतलब ये जो इसका जो घनमूल निकल के आना है वो 2 के पास आएगा निकल के, तो पहला वैल्यू आपका हो गया 2 दशमलव। ठीक है, मतलब आपका आंसर या तो 2.6 होना है या 2.4 होना है। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद जो दशमलव के पीछे की जो वैल्यू है उसका अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो आप इसका घनमूल निकालो, 4 चौक 16 चौका 64। ये जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ ले लेनी है, 2.4 इसका आंसर हो गया। बाकी एक और तरीका, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है तो आपको पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 है, मतलब ये 2 की वैल्यू के आसपास आएगा। आपको एक ऑप्शन दिया 2.4, एक दिया 2.6। आप 24 का घनमूल निकाल लो, ये वो 1384 आना चाहिए, या आप 26 का निकाल लो, वो इतना आना चाहिए। एक का निकालोगे अगर वो नहीं है, जैसे मैं 26 का निकाल लेता हूँ। ठीक है, चकनक 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5, 6 7 6, 676 इसका स्क्वायर होता है। इसमें फिर से 26 को गुणा करेंगे, चकनक 36 हासिलाई 3, 7 छिंग 42 और 3 45 हासिलाई 4, चकनक 36 और 4 40, 6 दूनी 12, 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 7 5 7 1, 7,576 आ रहा है। तो ये आंसर नहीं है आपका। 24 का फिर आपको निकालना नहीं है, सीधा आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे आपको करना है वो आपके ऊपर है। ठीक है, बट कुछ शॉर्ट ट्रिक वॉटर के चक्कर में मत पड़ना, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगला है कि ये एक श्रेणी दी गई है, इसका 9वां पद ज्ञात करें। तो श्रेणी जब भी आती है पहले श्रेणी समझो कि वो है क्या, उनमें जो नंबर दिए उनके बीच में रिलेशन क्या है। यहाँ से 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बनता है, 7 में 3 जोड़ा तो 10 बनता है, 10 में 3 जोड़ा तो 13 बनता है। जब अगले पद में निश्चित अंतर होता है तो वो कहलाती है आपकी समानांतर श्रेणी। ठीक है, स्कूल में कभी पढ़ी होगी। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो होता है a प्लस n-1/2, n माइनस डी नहीं, n-1 इंटू d/2। ठीक है, फिर से लिखता हूँ, गलत हो गया। a प्लस n-1 d/2। a कितना है, जहाँ से श्रेणी शुरू होती है वो होता है आपका a, तो वो है 4। n कितना है, जो आपको पद निकालना है वो है n, n की वैल्यू हो गई 9 माइनस 1। d कितना है, जो अंतर होता है हर पद के बीच में, एक निश्चित अंतर होता है जो वेरी नहीं करता, तो वो अंतर है 3/2। 4 प्लस 9 माइनस 1 8, 8 तिया 24, 24 4 28। ओके सॉरी, ये 2 नहीं होता,
nवा पद होता है a प्लस n माइनस 1d। कभी एग्जाम में अगर ऐसा गलती हो कि आपने फॉर्मूला लगाया n पद का और आप श्योर नहीं हो कि फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो क्या करो कि जो पद दिए हैं उन्हीं को निकाल के देखो। जैसे 7 दिया, ये दूसरा पद है, इसको निकाल के देखो। 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 3, 4, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3, 7, मतलब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तीनों संख्या 2000 की है, तो जब बड़ी संख्या निकालनी हो तो यहाँ से चेक करना शुरू करो। 2 2 2 बराबर, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, मतलब ये भी छोटी हो गई, ये भी छोटी हो गई। 24 24, ये 245 है, 43 है, ये आपका आंसर। यदि एक श्रमिक एक दीवार को 28 घंटों में बना सकते हैं तो सामान्य कार्य को 21 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? तो इसके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैंने देखा है, मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा था तो उसने कोई फॉर्मूला सीखा था, पर मुझे फॉर्मूला आता नहीं है। कैसे ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, उसका तो तरीका सिंपल सा होता है कि 9 वर्कर हैं जो 28 घंटे काम करते हैं तो उनका काम कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट मतलब हमेशा 1, ठीक है। अब यही 9 वर्कर अगर 1 घंटे काम करें तो कितना काम हो पाएगा? 1/28। तो एक वर्कर 1 घंटे काम करे तो कितना काम हो पाएगा? अब हमसे पूछा है कि अगर इसी कार्य को 21 घंटे किया जाए तो कितने लोग लगेंगे? एक वर्कर 1 घंटे में काम करते हैं, 1/28 इतना। 21 घंटे में कितना करेंगे? इतना। 3 21, 3 का 9, 7 चौके 28। तो एक वर्कर को अगर 21 घंटे काम करने को मिलता है तो काम 1/12 हो जाता है। तो टोटल कितने वर्कर चाहिए? तो अगर इसमें हम 12 का गुणा कर दें तो ये 1 हो जाएगा, तो 12 आंसर, ठीक है। हमेशा 9 वर्कर हैं, 28 घंटे है, 1 है। पहले 1 घंटे में कितना होगा ये निकालो, फिर एक व्यक्ति 1 घंटे में कितना करेगा वो निकालो, फिर जो भी समय दिया गया है, जितने भी नंबर ऑफ वर्कर दिए गए हैं उनकी गुणा भाग कर दो, आंसर, ठीक है। तो आप 1 घंटे में 1 वर्कर द्वारा काम निकाल लो। उसके बाद जितने घंटे दिए जाए उतने घंटे का गुणा कर दो, जितने वर्कर चाहिए उतने वर्कर का गुणा कर दो, 1 आ जाएगा वापस से आपका। ये तरीका है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मुश्किल से 20 ही सेकंड लगने हैं और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने में 10 सेकंड लगने हैं, पर शॉर्ट ट्रिक को याद करने में कि कौन सी लगानी है उसमें आपके भले 30 सेकंड लग जाएं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि 2.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ाई वाला एक दरवाज़ा है, ठीक है, और इसमें खिड़की हैं 2, एक 1.5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, ठीक है। और इसमें एक दीवार पर लगी है जो दीवार है 7 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी। अब इस दीवार को पेंट करना है और पेंट करने पे 1 मीटर प्रति स्क्वायर की एरिया पर 4 रुपये खर्च होने हैं, ठीक है। तो टोटल जो एरिया है दीवार का वो कितना होगा? 7 गुणा 6 मतलब 42, ठीक है। अब इस 42 में आपको दरवाजे का एरिया हटा देना है और 2 खिड़कियों का एरिया हटा देना है। तो दरवाजे का एरिया कितना है? 2.5 इंटू 1 इक्वल टू 2.5 मीटर स्क्वायर, और खिड़की का है 1.5 इंटू 1 इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर। खिड़कियाँ 2 हैं तो 2 खिड़कियों का कितना हो गया? 3 मीटर स्क्वायर। 3 और 2.5 कितना हो गया? 5.5 मीटर स्क्वायर। टोटल जो दीवार का एरिया था वो था आपका 42, उसमें से आपको 5.5 मीटर स्क्वायर पे खिड़की है, दीवार है, तो आपको कुछ करना नहीं है। तो 42.5 में से 42 मीटर स्क्वायर में से 5.5 मीटर स्क्वायर घटा दो, कितना आ जाएगा आपका? 36.5।
1 मीटर स्क्वायर में अगर 4 रुपये लग रहे हैं तो 36 में कितने लगेंगे, 4 का गुणा कर दो, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24 और 2 26, 4 तिया 12, 2 14, 146, 146 रुपये आपका आंसर। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान निकालें। ठीक है, तो 7 + 4x बटे -3x + 9 = 5/20। 20 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, 20 × 140, 20 चौके 80, 80x बराबर -15x + 45। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो गया 95x। ये इधर गया तो माइनस में गया, 140 में से 45 गया तो आपका बचा -95। x कितना आ गया -1, तो -1 ये रहा ऑप्शन में आंसर। ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, पिछला पेपर सोल्व किया था उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, अभी फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो ये एंड किस पे होगी या इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको गुणा कर लो पूरा, जब मल्टीप्लाई कर लोगे जो वैल्यू आएगी उसमें जो इकाई के अंक पे होगा उसका स्क्वायर करके आंसर निकाल लो। ठीक है, या पूरे का स्क्वायर करके आंसर निकालो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में ये हमेशा याद रखो, एग्जाम में कोई आपका गुणा भाग चेक नहीं कर रहा, वहाँ पहला तो ये होता है कि आपने उस एग्ज़ाम की तैयारी कितनी करी है। ठीक है, जो प्रिपरेशन है वो आपने कितनी करी है। प्रिपरेशन आप कैसे करते हो, आपने क्या उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाए थे, आपने देखा था कि ये एग्ज़ाम जो होता है वो किस लेवल का होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो किया है तो 50% पेपर आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 50% वो यही चेक करते हैं कि कितने सीरियस तरीके से आपने ये तैयारी करी थी इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप जो इकाई पे उनके गुणे करो आपस में, 8 × 48। तो जब भी आप इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जो डिजिट निकल के आएगी, कोई डिजिट निकल के आएगी, उसके लास्ट में 8 होगा। अब ये जो गुणा का डिजिट आएगी उसका आप फिर से गुणा इसमें करोगे, तो अब 8 का गुणा 8 में करोगे 64, ये हासिल में चला जाएगा 4। मतलब इन तीनों के मल्टीप्लाई करने पे जो इकाई पे अंक बनेगा वो बनेगा 4। ठीक, फिर बाद में जब आप 4 के आगे मान लो कुछ संख्या हो गई, फिर इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये होगा, तो 4 का गुणा ही 4 में फिर से होना है, क्योंकि आप अगर दो संख्या को गुणा करते हैं ऐसे, तो आप देखो 2 दूनी 4 लिखते हो, 2 दूनी 4, यहाँ पे आप क्रॉस लगा के फिर अगला गुणा यहाँ करते हो, तो जो इकाई पे संख्या होती है उसी में गुणा होता है और उसमें कुछ जुड़ता नहीं है, कोई हासिल नहीं आती है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप 8 का गुणा 8 में करो 48 आया, इस 8 का गुणा आप 8 में करो 64 आया। मतलब इस पूरी संख्या में जो भी बनेगा उसमें लास्ट में 4 रहेगा, उसको आपको स्क्वायर निकालना है। तो सीधे आप 4 का स्क्वायर निकाल लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आया है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 15/5 की पावर 6, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें भाग दे दो 5 का, तो कितना आएगा 3 की पावर 6। 3 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 3 27 होता है, और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इसको आपको आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे छोटी इधर सबसे बड़ी इधर। तो यहाँ पे जो 4 संख्या दी हैं 1 2 3 4, इन चारों में सबसे जो बड़ी है वो है ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक ही पॉजिटिव वैल्यू दी है, सबसे बड़ी हो गई 8/9। तो चारों ऑप्शन में देखो 8/9 इधर लिखी गई है सबसे,
नहीं, ये लास्ट वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, अब बचे आपके ये 3 ऑप्शन। अब हमेशा अगर आपको एक्सिस याद हो, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है। जितना इधर बढ़ते हैं संख्या बड़ी होती है, जितना इधर बढ़ते हैं संख्या छोटी होती है। तो नेगेटिव में संख्या जितनी बड़ी है उतनी वो छोटी है। इन तीनों में सबसे बड़ी हमें निकालनी है। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो बड़ी मतलब नेगेटिव साइन भूल जाओ, भिन्न के तौर पे देखो, 3/7, 5/7, 8/9। ठीक है, जितना बड़ा जिसका आधार होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा 9 है, तो ये संख्या सबसे आपकी हो गई छोटी। अब 3 और इसमें देखो, दोनों के आधार सेम है, तो बड़ी कौन सी होनी चाहिए? 5/7। 5/7 जब माइनस में है तो वो 3/7 से भी छोटी है। तो ऑप्शन में देखो कि 5/7 से 3/7 आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो एक ऑप्शन तो आपका ये आ गया निकल के, और एक ऑप्शन आपका ये आ गया निकल के। ठीक है, ये बनेगी आपकी 56/63, ये बनेगी 45/63। अब आपको देखना है कि एक तो आपकी सबसे बड़ी 8/9 है, मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ, आंसर तो सीधे निकल आएगा। फिर आपकी आनी चाहिए 3/7। अब 8/9 और 5/7 में कौन सी बड़ी है? तो दो भिन्न अगर कंपेयर करनी हो तो उनके हर बराबर कर लो। 9/63, इसमें 7 का गुणा किया तो ये बना 8×56, इसमें 9 का गुणा किया बना 45। अब जब हर बराबर है तो 56 वाली बड़ी है, 45 वाली छोटी है। नेगेटिव में छोटी संख्या उतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। -8/9 सबसे छोटी, -5/7 उसके बाद छोटी, -3/7 उसके बाद छोटी। तो ये आपका आंसर है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो 2 या 3 प्रश्न ऐसे थे पूरे पेपर में जहाँ में फिर से पेन चलाना था, केवल 2 या 3। मतलब 15 से 17 नंबर तो आपके फिक्स हैं, हर किसी के आने हैं। चाहे कोई एग्जाम दे, जिसको बेसिक जोड़ घटाना आता है वो भी 15 नंबर ले आएगा, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो 17 ले आएगा। अब 17 से ये जो 3 नंबर खींचने हैं, 20 के 20 का टारगेट है हमारा। अगर जो 3 नंबर खींच लिए तो 3 नंबर में आप मेरिट में बहुत ऊपर चले जाते हो। ठीक है, तो आगे के लिए क्या करें कि अगर मैं पेपर ही सॉल्व कराऊँ तो पेपर सॉल्व कराने में लगभग 40-45 मिनट का वीडियो बन जाता है फालतू का, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक आते हैं 4 से 5। तो नेक्स्ट हम टॉपिक वाइज स्टडी चालू करते हैं, वो लाइव रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव टॉपिक समझाऊंगा, जो डाउट आएंगे आप पूछते रहो, ख़त्म करो, फिनिश करो। ठीक है, पेपर सॉल्व का अब ये है प्रोसीजर कि टोटल 8 पेपर हैं उस पर, व्यापम की साइड पे जेल प्रेरी के 2 तो मैंने करा दिए, बचे 6 पेपर आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पर या फेसबुक पेज पर या जहाँ भी आपको मेरा रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप ट्यूसडे मेरा फ़ोन सही होके आ जाएगा तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप के लिए, जो आरंभ के लिए मैंने अलग से लिया हुआ है। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज के क्वेश्चन रख दो, तो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे उन क्वेश्चन के ऊपर हम बना देंगे। ठीक है, इसके बाद एक कल एक क्लास बच्चे ने पूछा था कि उसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में मैं बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना चाहिए। हमेशा जब भी आप पेपर पर डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्रॉस बना लो, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। जिधर आपका मुंह है वो नॉर्थ है। ठीक है, अब नॉर्थ में अगर वो जा रहा है, वो 4 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ गया, तो आपका मुंह इधर है, आपका बाएं मतलब लेफ्ट, तो आपको भी यहाँ पे लेफ्ट मुड़ जाना है। दाएं मुड़ा तो आपका मुंह अब इस तरफ है, एरो बना के चलते रहो। दाएं मुड़ गया तो आप इधर चले गए, फिर दाएं मुड़ गया तो आप इधर चले गए। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन हमेशा जरूर नहीं है आपको इधर ही नॉर्थ बनाना, आपको जिधर नॉर्थ बनाना है नॉर्थ बनाओ, लेकिन जब आप मूव कर रहे हो तो एरो के साथ मूव करो, जिससे आपको ये पता रहे कि आपका फेस इस समय किस तरफ है। जिधर आपका फेस होगा उसी तरफ आपको फिर लेफ्ट राइट सारे डायरेक्शन मूव करना है। ठीक है,
चलो थैंक यू गाइस। कोई क्वेरी रहे तो व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अभी जब ये अपलोड करूँगा लाइव एंड होने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू कर दी है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 15 अगस्त तक कर लो। 15 अगस्त के बाद किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे आईडी पासवर्ड बनाने पड़ते हैं, जिसमें लगता है थोड़ा टाइम।